Hello friends, welcome to my channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, example and numerical from the 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture physics chapter will be alternating current class 12th. Today's topic will be resonance and quality factor. आज का जो आपको टॉपिक है रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर, हिंदी में अगर आप बात करो तो अनुनाद और क्यू फैक्टर, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है टॉपिक में वो आप समझो। सबसे पहले आपका जो टॉपिक में आपको डील करूंगा, सबसे पहले मैं डील करूंगा रेजोनेंस के बारे में, देन हम डील करेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो रेजोनेंस क्या होता है, तो सबसे पहले रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। आपके पास कोई सर्किट है एलसीआर सर्किट, आपके पास कोई सर्किट है एलसीआर सर्किट, मान लेता हूं मैं ये एल है, ये कैपेसिटर सी और ये रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये सी और ये एल। इसको आपने यहाँ पर एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। वोल्टेज जो है आपका वेरिएबल है, यानी V = Vm sin ओमेगा टी। ये तो एसी वोल्टेज होगा आपका। अगर ये एसी वोल्टेज है तो जो करंट फ्लो होगी वो भी एसी करंट होगी, और एसी करंट आपकी फ्लक्चुएटिंग करंट होगी, क्योंकि वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज आपका डिपेंड कर रहा है साइन के फंक्शन के ऊपर। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो भी आपका फ्लक्चुएट होगा। आई एक बार करंट आपकी क्लॉकवाइज, एक बार करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपका सर्किट में आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो रही है, तो करंट कितनी फ्लो रही है आपको पता है, कितनी करंट फ्लो रही है, I = V/Z। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता तो I = V/R, अगर सर्किट में केवल इंडक्टर होता तो I = V/XL, अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर होता तो I = V/XC, अगर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों है तो I = V/Z। Z को आप बोलते हो इंपीडेंस, और इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, V/Z की जगह पे क्या लिखोगे, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। यानी कि इस सर्किट में इतनी करंट फ्लो रही है। अगर मैं आरएमएस की बात करता हूं तो यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो रही है वो कौन सी करंट है, वो आरएमएस करंट है। मैंने आपको कल इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये कौन सी करंट है आपकी, ये आरएमएस करंट है। तो IRMS = VRMS √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस सर्किट में इतनी करंट आपकी फ्लो हो रही है। मुझे अभी बताओ, अगर इस सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये आपका फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज आपका लगातार चेंज हो रहा है। वोल्टेज चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी है ओमेगा, दैट विल बी चेंज। कोड़ी आवृत्ति जो आपकी है ये आपका बदल रहा है लगातार। अगर ओमेगा अगर आपका बदल रहा है तो इसकी इंडक्टर की रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो रेजिस्टेंस है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तो आर ही होता है। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है XL का फॉर्मूला होता है ω/L। इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं XC, और XC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ωc। ये तो आपको पता है। मुझे अभी बताओ, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि ये तो ओमेगा के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो डीसी सर्किट में आता आपका। सेकंड थर्ड बात, अगर ओमेगा हमारा चेंज होगा, ये तो अगर आपका ओमेगा चेंज होगा तो एक्सएल की वैल्यू चेंज होगी, अगर ओमेगा चेंज होगा तो एक्ससी की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर हमारा जो ओमेगा है, इफ ओमेगा विल बी इंक्रीज, अगर आपका ओमेगा इंक्रीज होता है, ये तो अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सएल विल बी इंक्रीज। ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्ससी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर लगातार चेंज हो रही है, अगर ओमेगा आपका कंटीन्यूअस चेंज होगा तो इसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, इन दोनों की वैल्यू साथ में क्या होती रहती है, बदलती रहती है। एक्सएल विल बी इंक्रीज एंड एक्ससी विल बी डिक्रीज। अब मुझे अभी बताओ, अगर एक्सएल और एक्ससी लगातार चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही होगी। करंट भी आपका कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा होगा। एक सिचुएशन, एक कोई पर्टिकुलर टाइम आपका एक ऐसा आता है कि ये दोनों वैल्यू चेंज होते होते एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है कि ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाती है। मीन्स एक सिचुएशन आपकी सर्किट में ऐसी आएगी व्हेन एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। एक कंडीशन आपकी यहाँ पे ऐसी आएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक्सएल भी चेंज हो रहा है, एक्ससी भी चेंज हो रहा है।
ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल और एक्सी शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये बताओ अगर ये दोनों इक्वल हो गए, एक्सएल की वैल्यू अगर एक्सी की इक्वल होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे चाहो तो आप एक्सएल का स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो जाएगा 0, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर देन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्किट में एक कंडीशन हमारी ऐसी आएगी कि जब आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा। अब अगर इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है, अगर ये कंडीशन हो जाती है, तो हमारा जो इंपीडेंस है, ये तो ये हमारा इंपीडेंस ही था ना, तो हमारा इंपीडेंस किसकी इक्वल हो जा रहा है, वो आर की इक्वल हो जा रहा है, जेड शुड बी इक्वल टू आर। अभी मुझे अब ये बताओ, अगर हमारा इंपीडेंस प्रतिबाधा हमारी रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रही है तो आपको क्या लगेगा, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो आपको क्या लगेगा कि ये जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। दैट सर्किट बिहेव एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आपको क्या लगेगा कि ये सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्योर रेजिस्टिव। प्योर रेजिस्टिव का मतलब क्या हुआ, आपको क्या लगेगा कि सर्किट में केवल क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इंडक्टर और कैपेसिटर तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जो पूरे सर्किट का जो नेट इंपीडेंस है वो किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट सर्किट बिहेव एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर, समझ आ गया। अब अगर हमारा एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाता है, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आई की वैल्यू किस पे, आई हमारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जेड के ऊपर। देखो बात समझना, इस सर्किट में जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जेड के ऊपर। अगर जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई डिक्रीज होगा, और अगर जेड डिक्रीज होगा, अगर जेड की वैल्यू इंपीडेंस सर्किट में कम हो तो करंट कैसा होगा, इंक्रीज होगा। अब मुझे अभी बताओ, जेड को डिक्रीज होने के लिए ये जेड है, ये जेड है, देखो मेरी बात समझो आप, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैं आपको बोल रहा हूं कि जेड को डिक्रीज करो, ये बता दो जेड को डिक्रीज करने के लिए ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया कि ये तो कांस्टेंट है, ये कुछ भी नहीं, इसको आप कर सकते हो। जेड डिक्रीज कैसे होगा, आप इसको चेंज करो और इसको चेंज करो, ये तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। जब आप ओमेगा चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब अगर आप ओमेगा चेंज करोगे तो एक कंडीशन में ऐसी आएगी कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0। अगर ये 0 हो जाता है तो जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जेड हमारा सबसे कम से कम कितना हो सकता है, ये तो जेड कम से कम कितना हो सकता है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। यानी कि जेड को अगर मुझे कम से कम करना है तो आप इसको कम से कम कर दो, ये कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे नीचे तो हो नहीं सकता है। इसको मैंने 0 कर दिया। जैसे ही आपने इसको एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी इक्वल टू 0, मतलब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए। बात समझ आ रही है। जैसे ही आपका एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होती है, उस कंडीशन में, यानी कि अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर हो जाए तो जेड कैसा हो जाएगा हमारा, मिनिमम, और जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। और अगर हमारा जेड मिनिमम हो गया तो करंट हमारी आई इक्वल टू वी अपॉन जेड के अकॉर्डिंग सर्किट में जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। एंड दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, अनुनाद। तो रेजोनेंस को मैंने क्या बताया आपको कि फॉर द इन द एलसीआर सर्किट व्हेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, in the LCR circuit when the impedance of the circuit will be minimum, and in that state the current flowing in the circuit will be maximum. In that state the current flowing in the circuit will be maximum. That phenomena is called resonance of the circuit. ये जो अगर किसी भी परिपथ में अगर हम प्रतिबाधा, LCR परिपथ है, अगर उसमें प्रतिबाधा का मान कम हो जाए तो उस परिपथ में धारा महत्तम फ्लो होती है। इस अवस्था को हम बोलते हैं अनुनादी अवस्था।
रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद अवस्था। तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन कि रेजोनेंस क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, सर्किट में इंपीडेंस कम कर दो, करंट मैक्सिमम हो जाए। करंट अगर मैक्सिमम हो जाती है तो हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन। क्लियर। जेड हमारा मिनिमम कितना होगा एलसीआर सर्किट में, तो जेड हमारा मिनिमम कितना हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। देखा आपने, जेड शुड बी इक्वल टू आर। अब बात आती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो इंपीडेंस होगा वो मिनिमम होगा। चलो हम ये निकालते हैं, इंपीडेंस जेड को मिनिमम होने के लिए एक्सएल की वैल्यू एक्ससी की इक्वल होनी चाहिए, तो एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी है। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू 1 ओमेगा सी। ओमेगा को इधर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 एल सी। ओमेगा, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गए। और जैसे ही एक्सएल और एक्ससी इक्वल हुए तो जेड हमारा मिनिमम हो गया, और जैसे ही जेड मिनिमम हो गया सर्किट में करंट कैसा हो गया, मैक्सिमम। और जैसे ही सर्किट में करंट मैक्सिमम हुआ तो ये स्टेट कौन सी हो गई, ये फिनोमेना कौन सा हो गया, रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने रिप्रेजेंट किया ओमेगा नॉट से, और दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओमेगा आपका लगातार चेंज हो रहा है, ओमेगा अगर आपका चेंज होगा तो एक्सएल और एक्ससी भी चेंज होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे ही एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे तो जेड हमारा हो जाएगा मिनिमम, और जैसे ही जेड मिनिमम होगा आई हो जाएगा मैक्सिमम, और जैसे ही हमारा आई मैक्सिमम होगा दैट कंडीशन, दैट फिनोमेना, दैट स्टेट इज कॉल्ड रेजोनेंस, यानी अनुनादी अवस्था। क्लियर समझ में आ गया। और अनुनादी रेजोनेंस कंडीशन में हमारा जो सर्किट होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, प्योर इंडक्टर की, प्योर कैपेसिटर की, प्योर रेजिस्टेंस। क्लियर समझ में आपको आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूं। एक दो पॉइंट ये याद रखना, इसका फॉर्मूला ये याद रखना। चलो अब बात आती है कि इस रेजोनेंस का यूज कहां पे अगर हम जेड को मिनिमम करते हैं, करंट मैक्सिमम होता है, इसका यूज कहां पर है। इसका यूज समझो आप, जैसे इसका जो यूज हम करते हैं वो हम करते हैं ट्यूनिंग करने में। इसका जो यूज है ना वो ट्यूनिंग करने में। आप रेडियो को इस तरीके से ट्यून करते हो, अभी मैं आपको क्लियर समझाता हूं कैसा है। एक बात समझना कि आर हमारा क्या है, कांस्टेंट। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा है, यानी कि ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्ससी का फॉर्मूला 1 ओमेगा सी, ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो एक्ससी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर समझ में आपको हो गया। एक ग्राफ बनाते हैं, ये है ओमेगा, और ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चल सबसे पहले आप आर की बात करते हैं, तो आर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम ओमेगा को चेंज करें, ओमेगा चेंज हो तो आर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आर का जो रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन। इस पे तो ओमेगा देखो चेंज हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो, ये बताओ, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सएल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सएल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा कुछ। देखो ओमेगा इंक्रीज, एक्सएल की वैल्यू भी की क्या हुआ, इंक्रीज। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्सएल का। अगर हम ओमेगा इंक्रीज करें तो एक्ससी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ओमेगा इंक्रीज तो एक्ससी डिक्रीज, यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। देखो पहले हमारा स्टार्टिंग में एक्ससी हमारा मैक्सिमम था, जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, देखो एक्ससी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्ससी है।
ये जो पॉइंट है, ये बताओ इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पर ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम है। इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल की वैल्यू कितनी, तो एक्सएल हमारा ये है। इस फ्रीक्वेंसी पर एक्ससी की वैल्यू कितनी, तो एक्ससी भी हमारा वही है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अब हम ग्राफ ड्रॉ, अभी हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तो आपको ग्राफ समझ में आ गया। ये तो मैंने रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ किया विद द हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ ओमेगा। अभी मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस का यानी इंपेडेंस का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। चलो अभी मैं करंट का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये हो गया ओमेगा, ये हो गया करंट। आपने आई और ओमेगा का जब ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ये एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो कैसी है, मैक्सिमम। देखो ये टॉप पे ये करंट मैक्सिमम है। एट विच फ्रीक्वेंसी द करंट विल बी मैक्सिमम, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा नॉट। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ये ओमेगा नॉट है। बात समझ में आ रही है। ये तो ये मैक्सिमम करंट है, ये सर्किट में मैक्सिमम करंट है। अब जैसे सर्किट में अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो सर्किट में एलसीआर सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी करंट होती है, वो आरएमएस करंट होती है। कौन सी करंट, आरएमएस करंट। और जो करंट है वो फ्लक्चुएट करती है, यानी कि करंट की वैल्यू एक बार इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर डिक्रीज होगी 0, फिर इंक्रीज होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से डिक्रीज होगी, फिर से 0। अब मैक्सिमम करंट कितना है, तो मैक्सिमम करंट कितना है, IM। और सर्किट में जो करंट फ्लो रही है वो कौन सी करंट है, वो आरएमएस करंट होती है। ये बताओ तो आई आरएमएस कितना, IM अपॉन √2। √2 की वैल्यू 1.414। ये बताओ अगर ये IM है तो IRMS कहां पे आएगा, IM/√2, यानी कि यहां पे कहीं पे ये पॉइंट, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट कौन सी है, ये हमारी करंट है IRMS करंट कितनी, IM/√2। ये तो जब मैक्सिमम करंट है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, केवल और केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है। और जब हमारी IRMS करंट होगी तो IRMS करंट पे देखो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। एक फ्रीक्वेंसी ये मिल रही है, एक फ्रीक्वेंसी ये मिल रही है। यानी अब इसके नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो इसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई भी करंट आपको नहीं मिल रहा है। बात समझना बिल्कुल ध्यान से। अब इसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई भी करंट नहीं मिले, क्योंकि करंट आपको पता है, कि करंट फ्लो कब होता है, करंट फ्लो कहां से कहां तक होता है। करंट आप कोई भी सर्किट उसमें करंट फ्लो रहा है, कौन से करंट है, वो IRMS करंट है। और IRMS करंट एक बार मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम, फिर इस तरीके से होगा। यानी कि जो करंट है वो यहां से स्टार्ट होता है, यानी IRMS एक यहां से लेके ये करंट इंक्रीज होगी, फिर यहां पे करंट मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगी, फिर से IRMS। इसके नीचे यानी यहां भी करंट आपकी, कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं हो रही है। मतलब करंट कहां पर है, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक। बात समझ आ रही है। अब यहां पर एक बात समझना अब कि मैक्सिमम करंट पर केवल एक फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा नॉट होगी तो उस कंडीशन में करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। और जब फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पे देखो दो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दिया ओमेगा 1 और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दिया ओमेगा 2। तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ओमेगा 1 और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ओमेगा 2। ये आपकी ओमेगा 2, ये ओमेगा नॉट और ये ओमेगा 1। ठीक है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो यहां पर ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ये ओमेगा नॉट, यानी कि जो सर्किट में जो करंट फ्लो रही है वो उसकी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से लेकर किस फ्रीक्वेंसी तक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, किस यानी कहां तक, तो कहां तक फ्लो हो रहा है। देखो ये फ्रीक्वेंसी से लेकर ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहां पे, यानी कि ओमेगा 2 से ओमेगा 1 तक, ओमेगा 2 से ओमेगा 1 तक, इस तरीके से सर्किट में करंट आपका फ्लो हो रहा है। ये इसका अभी अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे जब आप रेडियो को ट्यूनिंग करते हो, जब आप रेडियो को ट्यूनिंग करते हो, मान लो कि हमें रेड FM चैनल लगाना है, रेड FM मान लिया मैंने कि मुझे रेड FM चैनल लगाना है।
और रेड एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 91.4। ये हमारे पास एक रेडियो है, बात समझना, ये हमारे पास एक रेडियो है, यहां से सिग्नल आ रहे हैं ढेर सारे, रेड एफएम का सिग्नल आ रहा है, फिर रेडियो मंत्रा का सीधे आ रहा है, फिर विविध भारती का सिग्नल आ रहा है। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी 91.4, विविध भारती की फ्रीक्वेंसी 100। ऐसे जितने भी चैनल है सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मुझे कौन सा चैनल यहाँ पे सेट करना है, मुझे रेड एफएम सेट करना है। देखो ये रेडियो है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें एल सी आर तीनों होते हैं, यानी कि इसमें इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा, रेजिस्टेंस भी लगा है। हमारे पास कौन से सिग्नल आ रहे हैं, हमारे पास ढेर सारे सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन हमें सेट कौन सा करना है, हमें सेट करना है रेड एफएम का सिग्नल सेट करना, यानी 91.4 का है। रेड एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 91.4 है। मैंने रेडियो को ट्यून करना स्टार्ट किया। अब बात समझना, रेडियो को मैंने ट्यून करके कितना किया, 91.1, फिर मैंने किया 91.2, फिर मैंने किया 91.3, फिर मैंने किया 91.4, फिर 91.5, फिर 91.6, देन 91.7, 90.0, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व किया 91.8, इस तरीके से। बात समझो आप, रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 91.4। मैंने रेडियो को ट्यून किया, फिर पहले मैंने किया 90। आपने देखा कि जब आप 90 करते हो तो आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई देता, क्योंकि आपको वाइब्रेशन केवल सुनाई देते हैं। आवाज रेडियो गिड़ करता ना, रेडियो में आपका वाइब्रेशन आता है, काफी वाइब्रेट करता आपका, तो ये यहां पर आपको कोई भी साउंड आपको नहीं मिलता। जैसे आपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 91.1 की तो आपने देखा कि अभी भी आपको कोई भी साउंड आपको नहीं मिला। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी उसकी 91.2 की, आपने देखा कि आपको थोड़ा थोड़ा साउंड मिलना शुरू हो गया। आपको आवाज आ रही है बट आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, मतलब कि यहां पर 91.2 पर आपने देखा कि आपको साउंड थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। जैसे आपने 91.3 किया तो आपने देखा कि साउंड की क्वालिटी थोड़ी बढ़ गई, साउंड की क्वालिटी थोड़ी बढ़ गई। साउंड की क्वालिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सर्किट में करंट और अच्छे से फ्लो होने लगा, तो यहां भी आपको साउंड मिलने लगा। जैसे आपने 91.4 किया, आपने देखा कि सर्किट में 91.4 आपको बेस्ट साउंड सुनाई देने लगा। तो साउंड की जो क्लियरिटी है वो बेस्ट है, एकदम से अच्छा साउंड आपको सुनाई देता है, एकदम मस्त साउंड। यानी कि अभी तो अगर बेस्ट साउंड सुनाई देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में जो करंट होगा वो करंट आपकी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी, तभी तो। यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कैसा फ्लो हो रहा होगा, मैक्सिमम। आपने और इंक्रीज करके 91.5 कर दिया, आपने देखा फिर से जैसे आप 91.5 करते हो फिर से साउंड आपको सुनाई तो देता है बट वाइब्रेशन काफी आ रहे हैं। 91.6 किया तो सुनाई देता है बट वाइब्रेशन आ रहा है। फिर जैसे हमने 91.7 किया, आपने देखा कि फिर से केवल और केवल आपको वाइब्रेशन सुनाई देता है। 91.8 में केवल और केवल वाइब्रेशन सुनाई देता है। अब मुझे आप ये बताओ, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि रेड एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस रेंज से लेके कहां तक है, यानी कि जो रेड एफएम का जो चैनल है वो कहां से लेके कहां तक आपको कैच करता है। तो आप देखो रेड एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 91.2 से 91.6 तक की है। इसके बीच में अगर आपने ट्यून करके रखा है तो आपको रेड एफएम आपको सुनाई देता है। रेड एफएम का जो ट्यून, जो आपकी जो साउंड है, रेड एफएम का जो चैनल है वो आप उसको हियर कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो। जैसे आप उसको 91.4 करोगे तो उस कंडीशन में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो हम ट्यून करके करते क्या है आखिर, तो हम ट्यून करके हम सर्किट, जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं तो हम रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट करते हैं। हम ट्यून करके एक्सएल और एक्ससी को इक्वल करते हैं। जैसे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होता है हम ट्यून करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एक्सएल और एक्ससी दोनों ही चेंज हो गए। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एक्सएल और एक्ससी चेंज हो गया, और जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो करंट हमारा मैक्सिमम फ्लो होगा, और करंट अगर हमारा मैक्सिमम फ्लो होगा तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और में जो साउंड की क्वालिटी होगी वो बेटर साउंड की क्वालिटी में सुनाई देगी। बात समझ में आ गया। तो ये जो रेंज है 91.2 से 91.6, इस यहां तक आपके सर्किट में करंट फ्लो होती है। सेम कंडीशन देखो, ये मान लेता हूं मैं 91.2 और ये मैं मान लेता हूं 91.6, तो यहां से लेके यहां तक सर्किट में करंट फ्लो होती है। 91.2 से नीचे यानी यहां पे कोई भी करंट नहीं, और 91.6 के बाद यानी यहां पे कोई भी करंट आपकी नहीं। करंट मैक्सिमम कहां पर, 91.4। तो जिस पॉइंट पर करंट आपका मैक्सिमम होगा वो फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहां पर, यानी कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी आती है 91.4, दैट इज द रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति।
बात समझ में आ गया कि इसका यूज कहाँ पे करते हो एक्चुअल में? इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? ट्यूनिंग सेट करने में। ट्यूनिंग सेट करने में हम इसका यूज हम करते हैं। चल हाँ, अभी इसके बाद से एक थोड़ा सा आपका डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है आपका क्वालिटी फैक्टर, वो हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। देखो यहीं पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले मैं एक दो चीज़ें लिख देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये ओमेगा नॉट है, ये डिस्टेंस को मैंने सपोज किया ये डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा। ये भी डिस्टेंस ये होता जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये भी कितना डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ग्राफ से बताओ ओमेगा वन को क्या लिख सकते हो आप? ये ओमेगा वन है, ओमेगा वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ओमेगा नॉट। ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा ओमेगा। ये कितना है? ओमेगा नॉट। ये कितना? डेल्टा ओमेगा। ये बताओ तो क्या मैं ओमेगा वन की जगह पर ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप मैं ओमेगा वन की जगह मैंने लिखा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा टू की जगह पे ये ओमेगा टू है, ये तो ओमेगा टू की जगह पर ये ओमेगा वन है, ओमेगा नॉट है। अगर मैं इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा ना। तो ओमेगा टू की वैल्यू लिखने के लिए ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा टू की वैल्यू लिखने के लिए ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ये आप ध्यान देना। इसमें से मैंने ओमेगा वन में से इसको माइनस किया, माइनस करोगे तो कितना आपका आ जाएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा माइनस करता हूँ तो ओमेगा वन माइनस, अगर मैं ओमेगा टू करता हूँ देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका? ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। ये कैंसिल, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू दैट इज द और ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल टू डेल्टा ओमेगा। और अगर आप ये देखो तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता तो मुझे यही तो मिलेगा ना। और ये कितना है? ये टू डेल्टा ओमेगा। दैट इज द बैंडविड्थ। ये क्या है आपका? ये बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ हिंदी में भी आप इसको यही बोलोगे, बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ कि सिग्नल की रेंज कहां से कहां तक है? तो सिग्नल की रेंज कहां से कहां तक की है? ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, यानी सिग्नल की रेंज कहां से है? ओमेगा वन से लेकर ओमेगा टू तक की सिग्नल की रेंज आपकी है। क्लियर समझ में आपको आ गया? चलो इसको मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा सा। कैलकुलेशन ये है, आपको यहां पर ये करना है कि किस जैसे कि आपके पास LCR सर्किट है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कि कुछ तरीके के इंडक्टर पड़े हैं, 5 या 6 तरीके के कैपेसिटर पड़े हैं, 5 या 6 तरीके के रेजिस्टेंस पड़े हैं। आपको इन तीनों को कंबाइन करके आपको एक LCR सर्किट बनानी है जिसमें साउंड की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। कुछ रेजिस्टेंस पड़ा है 5 या 6 आपके पास, 5 या 6 आपके पास कैपेसिटर है, 5 या 6 आपके पास इंडक्टर है। आपको उन तीनों में से एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर निकाल के आपको एक ऐसा LCR सर्किट बनाना है जिसमें जो करंट हो, यानी कि जिसकी जो साउंड क्वालिटी हो सबसे बेस्ट आपको साउंड क्वालिटी सुनाई दे। तो कैसे बनाओगे, यानी कि आप उसको कैसे चूज करोगे? तो वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं थोड़ा। LCR सर्किट में करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन जेड, जेड की जगह पर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यह इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको आप इस साइड में करो, इसको आप इस साइड में करो। सबसे पहले I को चेंज कर दो, ये RMS करंट है, तो I RMS इज इक्वल टू IM बाई रूट 2। और IM क्या है? मैक्सिमम करंट ये होता, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? VM अपॉन R लिख सकते हो ना, VM अपॉन R। I की जगह पे V अपॉन R अंडर रूट 2, यानी कि I RMS की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे। तो I RMS की जगह मैंने लिखा VM अपॉन R अंडर रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू द V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC की वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। मैं एक फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट कितना आएगा, किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे करंट आपका कितना आएगा।
किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, या तो आप ओमेगा 1 की बात कर लो या तो आप ओमेगा 2 की बात कर लो। तो मैं ओमेगा 1 की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा 1 कि ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट या वोल्टेज कितना है। ये V से भी कैंसिल, इसको इधर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो, इसको इधर कर दो, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2। इसको इस साइड बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसको इधर करोगे तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। आपका आ जाएगा ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C इज इक्वल टू R। और ओमेगा 1 का फॉर्मूला भी आपने देखा था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 1 की जगह पे मैंने लिखा था, कितना लिखा था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। चेंज कर दो यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा C शुड बी इक्वल टू R। यहाँ से ओमेगा नॉट मैं कॉमन करता हूँ। देखो अब बात समझो, यहाँ पर ओमेगा नॉट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ओमेगा नॉट अगर मैं कॉमन करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, जैसे डेल्टा ओमेगा में से अगर मुझे ओमेगा नॉट कॉमन करना तो यहाँ पे नहीं ना, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नॉट से डिवाइड किया, अभी ओमेगा नॉट कॉमन आ जाएगा। तो जब आप ओमेगा नॉट कॉमन करोगे तो बचेगा कितना, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहाँ से मैंने इन दोनों में से ओमेगा नॉट कॉमन किया, बचा कितना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ओमेगा नॉट कॉमन है तो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन, यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन करो तो ओमेगा नॉट कॉमन करोगे तो कितना, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू R। क्लियर। उसके बाद से यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 1 है। अभी देखो 1 को मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ, अभी मैंने आपको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC। लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर L इंटू C इक्वल टू 1 लिख सकते हो ना। यानी कि 1 की जगह पे मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस किया, यानी कितना मैंने लिखा, ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 की जगह पे मैंने ये लिखा, ओमेगा नॉट स्क्वायर LC अपॉन ओमेगा नॉट C इन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू R। ठीक है, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, C से C कैंसिल, कितना बचा आपका, ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L अपॉन 1 प्लस, अच्छा बताओ ये 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पे पावर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पे पावर -1। और ये बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल में अगर आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स पे पावर -1 अगर इस तरीके से लिखा है तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x। यानी कि अगर ये n है, मान लेता हूं मैं ये n है, तो 1 प्लस एक्स पे पावर -n अगर ये लिखा है तो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस nx। ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये मैथ्स में आपका है 1 माइनस nx। तो सेम टू सेम ये कंडीशन कब होती है, जब ये वैल्यू आपकी स्मॉल हो, और यहाँ पे ये वैल्यू तो काफी स्मॉल है ना, डेल्टा ओमेगा आपका काफी छोटा होता है आपका। ठीक है, ये अब मैं इसको 1 प्लस एक्स पे पावर n के फॉर्म में है तो ये पावर आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू R। ओमेगा नॉट L यहाँ भी है, ओमेगा नॉट L यहाँ भी है, ओमेगा नॉट L आपका पूरा का पूरा कॉमन बचा, यहाँ पे कितना 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर की साइन चेंज, तो -1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू R। -1 से -1 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट L इंटू डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, यानी 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू R। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, ये आपका हो जाएगा
डेल्टा ओमेगा इजकल टू आर अपॉन 2l, डेल्टा ओमेगा इजकल टू आर अपॉन 2l। यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा इसको रेसिप्रोकल इजकल टू कितना आ जाएगा 2l अपॉन r। 2 को मैंने नीचे लिखा, ये बताओ 2 को मैंने नीचे लिखा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर ओमेगा नॉट से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। ये आपकी जो वैल्यू है ये क्वालिटी फैक्टर, यही जो मैं आपको स्टार्टिंग बोल रहा था, ये जो क्वालिटी फैक्टर है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू से। क्यू की यूनिट क्या होगी, ये डायमेंशनलेस है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका आ जाएगा डायमेंशनलेस, ये विमाहीन है। इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना, यही डिसाइड करता है कि आप कौन सा इंडक्टर लो, कौन सा कैपेसिटर लो, कौन सा रेजिस्टेंस लो, कि ताकि जो साउंड की क्वालिटी है वो आपकी बेस्ट साउंड की क्वालिटी हो, बेस्ट साउंड की क्वालिटी। जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये क्वालिटी फैक्टर आपका आ गया कितना, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर की डिफिनीशन, क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर का परिभाषा कैसे दोगे, तो क्वालिटी फैक्टर अनुनादी कोणीय आवृत्ति और बैंडविड्थ के अनुपात को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ओमेगा नॉट की जगह पर अभी आपने फॉर्मूला देखा था 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, ये भी आपने देखा था। एल को ये बताओ, क्या मैं एल को अंडर रूट एल सी, क्या मैं एल को अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डिवाइडेड बाई कितना है, आर। अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, बचेगा आपका क्यू इज इक्वल टू ये 1 अपॉन आर और अंडर रूट एल और ये अंडर रूट सी, यानी अंडर रूट एल अपॉन सी। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। जितनी बेटर क्वालिटी फैक्टर होगी उतना ही बेस्ट आपको साउंड सुनाई देगा। बेटर क्वालिटी फैक्टर आपका होना चाहिए। आपके पास एल है, सी है, आर है, आप एल सी आर तीनों की वैल्यू यहां पर पुटअप करो। आपके पास अलग अलग इंडक्टर है, अलग अलग कैपेसिटर है, अलग अलग रेजिस्टेंस हो, तो आप सबकी 1 बाई 1 वैल्यू पुटअप करो। जिसमें क्वालिटी फैक्टर आपका सबसे अधिक आएगा उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। बात समझ में आपको आ गई? ठीक है, तो वो उस इंडक्टर, उस कैपेसिटर और उस रेजिस्टेंस को हम लेके हम अपना एलसीआर सर्किट तैयार कर लेंगे। तो ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। अब यहीं पे एक लास्ट पॉइंट आपका आता है कि जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था, ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, यहां पर करंट कितनी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे करंट कितनी मैक्सिमम, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा नॉट। ये यहीं पे आपका एक पॉइंट आता है कि अगर ये बताओ, अगर करंट हमारी IRMS करंट हो तो, यानी ये IRMS करंट है, ये IRMS करंट, इसको हम बोलते हैं Im/√2। एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी ओमेगा नॉट, एक फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे थी ओमेगा 1, यानी कि जो सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, वो सिग्नल की बैंडविड्थ कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, ये सिग्नल की बैंडविड्थ है, ये पॉइंट। अब अगर ये हमारा जो ग्राफ है ये शार्प हो, ये बताओ, अगर ये जो ग्राफ है इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी फैक्टर होगा। अब देखो, मैंने यहां पर एक ग्राफ मैंने और ड्रॉ किया, देखो इधर आप, ये एक पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ। ये बताओ, दूसरे वाले ग्राफ में देखो ग्राफ आपका काफी शार्प है, ये देखो ग्राफ आपका काफी शार्प है ना। जैसे ये एक ग्राफ ये हुआ, एक ग्राफ ये हुआ,
और ये ग्राफ ये हुआ। ये बता तीनों में से कौन सा ग्राफ काफी शार्प है? ये वाला जो ग्राफ जो है काफी शार्प है। यहाँ पे अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो करंट आपका और इंक्रीज हो गया। करंट अगर आपका और इंक्रीज हुआ मतलब साउंड की क्वालिटी क्या हो गई? बेस्ट साउंड की क्वालिटी हो गई। मतलब कि अगर हमारा ग्राफ काफी शार्प है, ये बताओ शार्प ग्राफ होगा तो ये बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज हो जाएगी ना। यहां पर बैंडविड्थ अलग है, यहां पर बैंडविड्थ देखो कम हो गई, यहां पे बैंडविड्थ और कम हो गई। यानी कि मैंने लिखा शार्पनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीज इफ बैंडविड्थ डिक्रीज। यानी कि अगर आपको हाई क्वालिटी का साउंड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंडविड्थ डिक्रीज करना पड़ेगा। जितनी बैंडविड्थ डिक्रीज करोगे उतना ही ग्राफ आपका शार्प होगा, जितना ग्राफ शार्प होगा उतनी करंट आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट यहीं पे आता है पावर की बात। ये बताओ यहां पे पावर कितना होगा? यहां पे जब करंट मैक्सिमम है तो पावर कितना होगा? तो P = I²R। यहां पे करंट कितनी है? मैक्सिमम करंट है तो I मैक्सिमम इंटू R। ये पावर कहां का? इस पॉइंट का। अगर RMS करंट है तो पावर कितना होगा? यहां पे इस वाले पे। तो इस वाले पावर को मैंने सपोज कर लिया P डैश = I²R। तो यहां पे कौन सी करंट है? IRMS करंट है तो IRMS की जगह पे चाहो तो आप Im/√2 लिख सकते हो। तो इसको मैंने लिखा तो Im/√2 का स्क्वायर इंटू R, या क्या हो जाएगा? Im² इंटू R/√2 का स्क्वायर 2। ये तो ये Im² इंटू R या Im² इंटू R पहले का पावर है ना यहाँ का, तो इसकी जगह पे मैंने इनिशियल पावर लिखा है यानी P डैश = P/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे पावर कितना है? P, और यहां पे पावर कितना हो गया? P/2। यानी कि यहां पे जो पावर है वो हाफ पावर हो गया, हाफ पावर। अगर यहां का पावर 10 वाट है तो यहां का पावर कितना हो जाएगा? 5 वाट। ये आपने निकाला। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। हाफ पावर बैंडविड्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ का पावर आपका जस्ट हाफ होता है ये मैक्सिमम वाले से। यहाँ का जो भी पावर होगा उसका पावर यहाँ पे जस्ट आपका हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।